रजनी तुरंत पूछती है, तो फिर क्या था उस संदूक के अंदर? अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, बता रही हूँ ना माँ, सब कुछ बता रही हूँ, पर ऐसे बीच में से कुछ मत पूछो, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ। रजनी गौर से अमोदिता की सारी बातें सुनने लग जाती है। अमोदिता गहरी सांस लेती है, फिर कहती है, उस रात दिलीप फूफा जी संदूक खोलकर उसके अंदर बस देखे जा रहे थे। उन्होंने अपना हाथ दिल पर रखा था, जैसे उस चीज को देखकर उनके दिल को बहुत बड़ी राहत मिली हो। उसके बाद उन्होंने तुरंत संदूक बंद कर दिया। मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मैं दिलीप फूफा जी के पीछे पीछे जाने लग गई। वो अपने कमरे में गए और सो गए, पर सोने से पहले उन्होंने वो चाबी अपने सिरहाने में रख दी। पर मैं भी आपकी बेटी हूँ, इतनी आसानी से कैसे उस चाबी को हाथ से जाने दे सकती थी? मैंने अपनी जान पर खेलकर उस चाबी को फूफा जी के सिरहाने में से निकाल लिया। रजनी खुश होते हुए कहती है, शाबाश, ये किया ना तुमने कोई सौदाइनों वाला काम। अमोदिता आगे कहती है, चाबी लेकर मैं सीधे तहखाने के अंदर चली गई। मुझे भी यही लग रहा था कि संदूक के अंदर जरूर हीरे जवाहरात होंगे, पर जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर हीरे जवाहरात नहीं थे। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, वो तू मुझे बता चुकी है कि उसके अंदर से तुझे कोई गहने नहीं मिले। तू ये बता कि तुझे उस संदूक के अंदर क्या मिला? अमोदिता रजनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, उस संदूक के अंदर माँ एक झुमका था, वो भी सोने का झुमका। वो आम सोने के झुमके की तरह नहीं था, बल्कि कुछ अलग ही था। रजनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा तुमने? झुमका? अमोदिता हामी भरते हुए कहती है, हाँ माँ, साथ में एक कागज भी था। जब मैंने उसे खोला तो देखा उसके अंदर एक नक्शा बना हुआ था। रजनी झट से पूछती है, किस चीज का नक्शा? अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, माँ मैंने कहा ना, बता रही हूँ सब कुछ, बीच में से कुछ मत पूछो, बस चुप रहो। रजनी गुस्से के साथ अमोदिता को घूरने लग जाती है, पर कहती कुछ नहीं, क्योंकि वो उत्साहित होती जा रही थी ये जानने के लिए कि आखिर वो नक्शा किस चीज का था। अमोदिता आगे कहती है, नक्शा को देखकर मैं समझ गई थी कि ये कोई मामूली नक्शा नहीं था। उसके अंदर कुछ न कुछ तो जरूर राज छुपा था। नक्शा कहीं और का नहीं, बल्कि बंगला मुड़ा गांव का ही था। रजनी को सब बताते बताते अमोदिता ठीक उसी पल में चली जाती है जब उसके हाथों नक्शा लगा था, और वो नक्शे में जो जगह थी उस तरफ जा रही थी। अंधेरी रात थी और अमोदिता के एक हाथ में नक्शा था तो दूसरे हाथ में मोबाइल, जिसकी टॉर्च की रोशनी के सहारे वो आगे बढ़ते जा रही थी। उस सुनसान जगह पर उसके सिवा कोई और नहीं था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिस कारण ऐसा लगता था जैसे कोई कान के पास कुछ फुसफुसा रहा हो। अमोदिता बंगला मुड़ा गांव के आखिरी छोर के पास आ गई थी। वहीं पर किश्नोई नदी और काला झाड़ी जंगल एक ही जगह पर मिलते थे। अमोदिता उसी जगह पर पहुंची थी जहां पर युग और उसके दोस्तों को शालिनी वापस लौटते वक्त अकेले मिली थी। अमोदिता नक्शा देखते हुए खुद से कहती है, लगता है मैं सही जगह पर पहुंच गई। मुझे यहीं पर तो पहुंचना था। अब इस जगह से मुझे 20 कदम राइट साइड में सीधे सीधे जाना है। अमोदिता बिना देरी करे अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है, पर अमोदिता पहले क्लू की तरफ जाने के बजाय उसके राइट साइड से 20 कदम आगे जाने लग जाती है। ये दूसरा रास्ता था जो कि घनी झाड़ियों से ढका हुआ था। अमोदिता उन झाड़ियों को हटाकर आगे चलते हुए खुद से बड़बड़ाती है, 19 और ये हुए 20। अब यहाँ से सीधे सीधे जाना है, कहीं नहीं मुड़ना है। अमोदिता सीधे सीधे जाने लग जाती है। वो करीब आधे घंटे से सीधे सीधे जा रही थी, पर रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। अमोदिता आगे कदम बढ़ाते हुए कहती है, और कितना चलना है? ये गोल मैदान कब आएगा? मैं सही रास्ते पर तो हूँ ना? कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गई? इस जंगल को देखकर लगता नहीं कि आगे कोई गोल मैदान भी होगा जो चारों तरफ पेड़ों से घिरा होगा। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसके सामने लंबी लंबी जंगली झाड़ियां आ जाती हैं। वो झाड़ियां और पेड़ इतने बड़े और लंबे थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उन पेड़ों के पीछे क्या था। रात के अंधेरे में झाड़ियों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वे सभी पेड़ आपस में गुथे हुए थे। अमोदिता घबराते हुए कहती है, ये क्या? नक्शे में तो इन पेड़ों और झाड़ियों के बारे में कुछ मार्क ही नहीं है, बस गोल मैदान बना हुआ है। अब क्या करूं मैं? अमोदिता सोच में पड़ जाती है कि वो इन पेड़ों को कैसे पार करे। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऊपर से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें उसे और डराए जा रही थी। अमोदिता बुरी तरह फंस चुकी थी।
अमोदिता को जो झुमका संदूक में से मिला था उसे उसने अपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ था। अमोदिता उस झुमके वाले हाथ को अपने दिल पर रखते हुए कहती है, अब इतनी दूर आई हूं तो खाली हाथ वापस लौटकर तो बिल्कुल नहीं जाने वाली मैं। अब जो होगा सो देखा जाएगा। इतना कहकर अमोदिता अपनी आंखें बंद करती है और उन झाड़ियों के बीच में घुसने लग जाती है। अमोदिता को लगा था कि जैसे ही वो झाड़ियों में घुसेगी वो झाड़ियां उसे चुभने लगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अमोदिता हैरान हो जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि जैसे जैसे वो अपने कदम झाड़ियों में रखते जा रही थी वो झाड़ियां साइड होते जा रही थी, जैसे वो झाड़ियां उसके लिए जगह बना रही हो। उसी वक्त अमोदिता की नजर उसके हाथ के झुमके पर पड़ती है जिसमें से गोल्डन रोशनी निकल रही थी। अमोदिता समझ जाती है कि ये सब उस झुमके का ही कमाल था। उसके हाथ में कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई झुमका था। अगर वो झुमका उसके पास ना होता तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती। अमोदिता उन झाड़ियों में बिना डरे आगे बढ़ते जा रही थी। कुछ ही देर में अमोदिता झाड़ियां पार कर लेती है और जैसे ही उन झाड़ियों के बाहर कदम रखती है वो देखती है कि वो उसी गोल मैदान में पहुंच गई थी जिसका नक्शे के अंदर जिक्र था। अमोदिता अपने चारों तरफ देखकर खुश होते हुए कहती है, ये गोल मैदान तो चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है, मतलब मैं एकदम सही जगह पर पहुंच गई हूँ। पर अब आगे कहाँ जाना है? नक्शा तो बस यहीं तक बना हुआ है, मतलब ये कि खजाना यहीं पर है। अमोदिता अपने आसपास देखने लग जाती है पर उसे सिवाय 5 लड़कियों की लकड़ी की मूर्तियों के अलावा कुछ नहीं दिखता है जो नटराज मुद्रा में खड़ी हुई थी। उन्हीं मूर्ति के सामने एक बड़ा सा हवन कुंड बना हुआ था जो इस वक्त बुझा हुआ था। अमोदिता अपने आसपास खजाना ढूंढने लग जाती है। वो उस गोल मैदान के पूरे 10 चक्कर मार लेती है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। अमोदिता उदास होते हुए कहती है, ये क्या, यहाँ पर तो कोई खजाना नहीं। आखिर खजाने के लिए तो मैं इतनी रात में यहाँ पर आई थी। अमोदिता मायूस हो जाती है और खुद से बड़बड़ाने लग जाती है, यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर होना चाहिए, वरना दिलीप फूफा इस नक्शे को इतनी हिफाजत के साथ उस संदूक के अंदर नहीं रखते। अमोदिता को बार बार यही बात खाई जा रही थी कि अगर इस जगह पर कुछ नहीं था तो दिलीप ने इस नक्शे को संदूक में क्यों रखा था, वो भी उस झुमके के साथ। अमोदिता कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसकी नजर उन लकड़ी की बनी उन मूर्तियों पर पड़ती है जो एक सीधी कतार में खड़ी हुई थी। अमोदिता उन मूर्तियों को देखते हुए कहती है, कितनी सुंदर है ये मूर्तियां, कितनी बारीकियों के साथ बनाया गया इन्हें। देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई मूर्ति नहीं हो बल्कि सच की लड़कियां हो। और देखो, सब मूर्तियों के चेहरे एक जैसे ही हैं। अमोदिता अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहती है, इस घने जंगल के बीच इन मूर्तियों का होना ये भी बहुत अजीब है। भला इन्हें यहाँ पर कौन रख कर गया होगा? कहीं इसी के नीचे तो खजाना नहीं छुपा? हाँ, जरूर इन्हीं के नीचे खजाना होगा, तभी तो ये यहाँ पर रखी हुई हैं। अमोदिता उन मूर्तियों में से पहली मूर्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़ती है और उसकी जगह से हिलाने लग जाती है, पर वो मूर्ति इतनी भारी थी कि अमोदिता से हिल तक नहीं पा रही थी। अमोदिता उस मूर्ति को उसकी जगह से हटाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है, पर फिर भी वो मूर्ति जरा सी नहीं हिलती। ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्ति किसी जादुई शक्ति से उस जगह से बंधी हुई हो जिसे उसकी जगह से नहीं हटाया जा सकता था। अमोदिता मूर्ति हिलाने की कोशिश करते हुए कहती है, हिल जा, हिल जा। ओह, ये हिल क्यों नहीं रही? एक काम करती हूँ, दूसरी मूर्ति को हटाती हूँ, हो सकता है वो हट जाए। इतना कहकर अमोदिता दूसरी मूर्ति को उसकी जगह से हटाने की कोशिश करने लग जाती है, पर वो दूसरी मूर्ति भी उससे हिल तक नहीं पाती है। अमोदिता बिना वक्त जाया किए तीसरी मूर्ति को उसकी जगह से हटाने लग जाती है, पर जब तीसरी मूर्ति भी नहीं हिलती तो वो तुरंत चौथी मूर्ति के पास पहुंच जाती है। अमोदिता चौथी मूर्ति को हिलाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर उस मूर्ति के कान के झुमके पर पड़ती है। उस झुमके में अमोदिता को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिस कारण अमोदिता मूर्ति को हिलाना बंद कर देती है। अमोदिता शांत मन से उस मूर्ति को देखने लग जाती है। अमोदिता उस मूर्ति के झुमके को हाथ लगाते हुए खुद से कहती है, ये तो एकदम वैसा ही झुमका है जैसा मुझे उस संदूक के अंदर से मिला था। अमोदिता तुरंत उस मूर्ति के दूसरे कान में देखती है, पर उसमें झुमका नहीं लगा हुआ था। उस मूर्ति के बस एक कान में झुमका था। अमोदिता उस मूर्ति का कान देख ही रही थी कि तभी वो नोटिस करती है कि उस मूर्ति के कान के अंदर एक छोटा सा छेद था जिसमें झुमका पहनाया जा सकता था। न जाने अमोदिता के मन में क्या आता है, वो अपने पास रखा झुमका उस मूर्ति के कान में पहनाने लग जाती है। जैसे ही अमोदिता झुमका उस मूर्ति के कान में पहनाती है,
उसके सामने जो लंबे लंबे पेड़ लगे हुए थे उनमें हलचल होने लग जाती है। अमोदिता डरते हुए खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? पेड़ों की जोर से हिलने की आवाज सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते वो पेड़ साइड होने लग जाते हैं और एक रास्ता बनने लग जाता है। अमोदिता की आंखों के सामने अब एक चौड़ी नदी थी जिसके किनारे नजर नहीं आ रहे थे। उस नदी में अमोदिता के गर्दन तक पानी भरा हुआ था, जिसमें अमोदिता यूं ही नहीं जा सकती थी, वरना वो डूब जाती। अमोदिता बड़बड़ाती है, ये नदी कहाँ से आ गई इस जंगल के बीच में? कहीं ये किश्नोई नदी तो नहीं? पर ये यहाँ पर कैसे आ गई? अमोदिता कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसके दिमाग में झुमके वाला दृश्य चलने लग गया था। उसे याद आता है कि जैसे ही उसने झुमका मूर्ति के कान में लगाया था, उसके सामने नदी वाला रास्ता खुल गया था। अमोदिता की नजरों के सामने बार बार झुमके वाला छेद आने लग जाता है और देखते ही देखते उस झुमके के छेद में अमोदिता को ताले का छेद नजर आने लग जाता है। अमोदिता एक लंबी आह भरते हुए कहती है, हाँ, कहीं ये झुमका इस मूर्ति की चाबी तो नहीं, और ये मूर्ति किसी चीज का ताला? पर किसका? न जाने अमोदिता के दिमाग में क्या आता है। उसके हाथ अपने आप आगे बढ़ने लग जाते हैं। अमोदिता झुमके को एक साइड से पकड़ती है और बूंदे को घुमा देती है। जैसे ही झुमका आधा घूमता है, अमोदिता के सामने जो नदी आई थी उसमें हलचल होने लग जाती है। देखते ही देखते वो नदी दो साइड में बढ़ जाती है। नदी का आधा पानी एक साइड चले जाता है और आधा पानी दूसरी साइड। नदी का तल दिखने लग गया था, जिसके बीचों बीच रेत पर एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। उस संदूक को देखकर अमोदिता की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अमोदिता बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम उस संदूक के पास बढ़ाने लग जाती है। उसके मन में लालच पैदा हो गया था खजाना पाने का। जब अमोदिता उस संदूक के करीब पहुंचती है तो देखती है कि ये संदूक बिल्कुल वैसा ही था जैसा हवेली के तहखाने के अंदर रखा हुआ था। अमोदिता उस संदूक को खोलने लग जाती है और वो संदूक बिना किसी चाबी के आसानी से खुल जाता है। वो झुमका ही उस जादुई जगह की मुख्य चाबी थी जिसे अमोदिता लगा चुकी थी। जैसे ही वो संदूक खुलता है, अमोदिता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी आंखों में गोल्डन रोशनी चमकने लग जाती है। अमोदिता खुशी से हंसने लग जाती है। उसके हाथ वो खजाना लग गया था जिसके लिए वो आई थी। वो संदूक पूरी तरह खजाने से भरा हुआ था। उसके अंदर कई गहने, हीरे, जवाहरात रखे हुए थे। अमोदिता खुशी से फूले नहीं समाती और पागलों की तरह हंसते हुए गहनों को बाहर निकालते हुए कहती है, मिल गया मिल गया, आखिरकार मुझे खजाना मिल ही गया। अमोदिता गहनों को लगातार बाहर निकाले जा रही थी। खुशी के मारे वो पागल हो गई थी। तभी वो नोटिस करती है कि उसने कई सारे गहने संदूक में से बाहर निकाल लिए थे, पर संदूक अभी भी उतना ही भरा हुआ था जितना पहले भरा हुआ था। अमोदिता बड़बड़ाती है, ये कैसे हो सकता है? ये संदूक तो खाली ही नहीं हो रहा। कहीं ये वो संदूक तो नहीं जिसके बारे में मैंने किस्से कहानियों में सुना था। अमोदिता उस संदूक पर अपने हाथ फेरते हुए कहती है, हाँ, ये वही संदूक है, अनंत संदूक। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। रजनी अमोदिता को टोकते हुए कहती है, क्या कहा तूने? अनंत संदूक? अमोदिता अपनी यादों से बाहर आते हुए कहती है, हाँ माँ, अनंत संदूक, वही अनंत संदूक जिसका खजाना कभी खत्म नहीं होता। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।